जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 लगाया था और उसमें हमने अपने 15 क्वेश्चंस लगाए थे। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से आपके पास 2 से 4 नंबर का वेटेज रहा है आपके एनडीए के एग्जाम में। तो इसीलिए हम इसके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस और लेके आए हैं। डिफरेंट कंसेप्ट्स पर बेस्ड है और जिनका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसा आपका यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम के लिए रखा हुआ है। बेटा, हमने आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए बेटा, सारा पैटर्न को फॉलो करते हुए लाए बेटा। देखिए, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आपके एग्जाम में, तो वो इजी क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, वो फॉर्म बिल्कुल बनाकर लेके आए हैं बेटा। अगर टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टफ क्वेश्चन का भी पैटर्न हमने उसी तरीके से बनाया हुआ है जैसा आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। तो लगाते हैं बेटा आज हमारे और 15 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस सेशन का आगाज एक जबरदस्त जोश के साथ और नए उत्साह के साथ। तो ये रहा बेटा आपके लिए पहला क्वेश्चन। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है मैंने आपके लिए जो आपका ट्रांसफॉर्मर से है बेटा। क्वेश्चन कभी कभी ट्रांसफॉर्मर से बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन ए 120 वोल्ट line to provide a potential difference of 2400 volt at 2 ampere current। ठीक है बेटा। If the primary coil has 100 turns, बेटा प्राइमरी कॉइल यहां पर आपके पास क्या है जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बेटा। ये किस में होता है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा? जो आपकी लो वोल्टेज हाई करंट को, लो वोल्टेज हाई करंट को बेटा किस में कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज लो करंट में। हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है बेटा। किसमें करता है? हाई वोल्टेज लो करंट में। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेटा। अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी की आपको वोल्टेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 120 वोल्ट दे रखी है। यानी आपको जो वीपी दे रखा है यहां पर वो 120 वोल्ट दे रखा है बेटा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल ऑफ 2400 वोल्ट में बेटा। यानी ये जो दे रखा है आपको सेकेंडरी कॉइल का दे रखा है बेटा, जो आउटपुट में मिल रहा होगा 2400 वोल्ट बेटा एट 2 एम्पियर। एट 2 एम्पियर का मतलब आपको क्या है कि ये जो 2 एम्पियर दे रखा है ये आपकी कैसी है? ये प्राइमरी कॉइल से जो करंट आपकी इनपुट हो रही है वो बेटा आपके पास क्या है? जो प्राइमरी कॉइल से आपके पास जो करंट दी जा रही है वो है बेटा ये हमारे पास। ठीक है, और जो आपके पास देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वो प्राइमरी कॉइल में 100 दिए बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे? एनपी इज इक्वल्स टू 100। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितने होंगे, यानी एनएस कितना होगा बेटा आपके पास। देखिए बेटा, अगर आप एक फॉर्मूला देखेंगे कि आपके पास जो है एक फॉर्मूला होता है कि आपके पास एनपी इनटू वीएस इज इक्वल्स टू होता है एनएस इनटू वीपी होता है बेटा, एक फॉर्मूला आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको एनएस निकालना है। आपके लिए एनएस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनपी इंटू वीएस अपॉन आपके पास आ जाएगा बेटा वीपी। वैल्यूज रख देंगे। एनपी की वैल्यू क्या है बेटा? देखिए एनपी की वैल्यू है 100 और आपकी वीएस की वैल्यू है, अगर आप देखेंगे तो वो है 2400 बेटा।
और होल अपॉन क्या आपके पास वीपी की वैल्यू है 120। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 12 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 बेटा। यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा बेटा, 2000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है इज प्रोजेक्टेड विद सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल ट्रेस हेलिकल पाथ, ट्रेस सर्कुलर पाथ, कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज, कम टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली आपके पास बेटा। देखिए तो क्या करेंगे बेटा आप यहां पर, तो देखिए बेटा आपको क्या दे रखा है यहां पर, इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी। क्या किया जा रहा है, एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी उसको फेंका जा रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में बेटा। और कैसे फेंका जा रहा है, एक वेलोसिटी के साथ बेटा, सर्टेन वेलोसिटी के साथ, और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो ब्लॉक है ये बता रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, ठीक है। आपका जो चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है जिस पर क्यू चार्ज है और ये v वेलोसिटी से इस तरीके से बढ़ रहा है आपके पास आगे, और जो आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहां पर है वो इस तरीके से, यानी आपके पास जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू आपके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछ रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी पूछ रहा है बेटा। हेलिकल होगी बेटा, सर्कुलर होगी, या वो कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को विदाउट एनी चेंज, या वो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा। बेटा एक बात देखिए कि जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है ना, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो बेटा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है F इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा होती है बेटा। क्या होती है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है। अगर देखो बेटा, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं ना तो इसका वेक्टर फॉर्म होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है बेटा। क्या होता है, V क्रॉस बी। यानी इससे मैं बता सकता हूं कि ये जो आपके पास थीटा एंगल है दिस इज बिटवीन V एंड B बेटा। यानी ये आपका जो एंगल थीटा है ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस विल इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 0 लग रहा है। इसका मतलब है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है किसी v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, यानी उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा यहां से कि कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज। क्योंकि बेटा डिफ्लेक्शन तो आ ही ना रहा है, डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि फोर्स की कुछ वैल्यू होना जो कि 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि अ करंट कैरिंग वायर इज नोन टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। The direction of the line of force may be described by। बेटा ये क्या बोल रहा है कि करंट कैरिंग वायर है जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैसे, अराउंड द कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर, यानी एक स्ट्रेट वायर है वो क्या है, करंट कैरिंग वायर है बेटा। एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, इसमें करंट आई बह रही है कहते हैं, तो ये अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बना देगा, फिर इस पर एक फोर्स भी लगेगा। यानी 3 चीजें यहां पर है, एक तो करंट है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और एक फोर्स लग रहा है जो वो है बेटा। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मे बी डिस्क्राइब्ड बाय। जो डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे डिस्क्राइब होंगी ये पूछ रहा है, और एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्शन से रिलेटेड पूछता है आपके एग्जाम में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो डायरेक्शन है उसे लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकालते हैं फॉर
फॉर अप करंट एंड राइट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट। बेटा देखिए, इस करंट कैरिंग वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है थंब रूल से तो निकलता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर डायरेक्शन है तो रूल अलग लगेगा और नीचे डायरेक्शन है तो थंब रूल अलग लगेगा। बिल्कुल गलत है बेटा, रूल एक ही लगता है बेटा। राइट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल बेटा बिल्कुल गलत है। एक्चुअली बेटा इसमें क्या लगता है, आपका राइट हैंड थंब रूल लगता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या बेटा, देखो ये आप देख रहे होंगे कि मेरा राइट हैंड देख रहे होंगे, इसमें क्या आपके पास एक को मैंने थंब लिया हुआ है, एक ये फिंगर ली हुई है, फिंगर इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर आपके पास, और ये आपके पास है इसे सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर आपके पास बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरीके से मैं इनको क्या कर रहा हूं, इस तरीके से मैं इनको स्ट्रेच कर रहा हूं, कैसे स्ट्रेच करे मैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो बेटा जो ये अंगूठा होता है ना, ये आपके फोर्स को डिनोट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ना, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, और ये जो आपके पास बेटा यहां पर है मिडिल फिंगर, ये आपके किसको डिनोट करती है, करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है बेटा। इसको याद रखने का एक तरीका है बेटा, याद रखने का आपके पास तरीका जो है वो मैं कहूंगा वो आपके पास क्या है, एफ बी आई। एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी का मतलब आप बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एफ बी आई, आई मतलब आपका क्या हो गया, आई से आप करंट को डिनोट करते हैं, या तो इसे आप एफ बी आई से डिनोट करिए या किससे डिनोट करिए, फादर मदर चाइल्ड से। किससे, फादर मदर चाइल्ड। फादर का मतलब हो गया एफ फॉर फोर्स, मदर, मदर में एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, चाइल्ड के सी का मतलब हो गया करंट आपके पास। और किसी भी करंट कैरिंग वायर में जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते हैं बेटा, तो वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल बेटा। और ये राइट हैंड थंब रूल देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, और अगर आपके पास क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपका दोनों केस के लिए राइट हैंड थंब रूल फॉर बोथ अप एंड डाउन करंट्स लगेगा बेटा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो आगे हम देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर, बेटा क्या दे रखा है, 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर। देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि 1D ग्राफ जो जनरेटर है वो आपका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट करने के लिए। देखिए बेटा ये इसके लिए भी किया जाता है, बिल्कुल सही है ये कि ये चार्ज पार्टिकल्स को एसेलरेट करता है। ठीक है, जनरेटिंग लार्ज करंट्स, बिल्कुल नहीं बेटा, कोई करंट जनरेट नहीं करता है ये। जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं करता है। जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज भी जनरेट करता है। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है तभी किसी चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बेटा आपके ना सही होंगे, ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मैंने रखे इसीलिए है क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा रहे हैं जिसमें आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट से आपने कोई भी सही किया होगा उसको आपके मार्क्स पूरे लग जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपके पास 1D ग्राफ जनरेटर काम क्या करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जनरेट करता है और उसी हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की हेल्प से कोई जो चार्ज पार्टिकल है उसे एसिलरेट करता है। क्या करता है बेटा, एसिलरेट करता है, क्योंकि हमें कहीं चाहिए होता है ना कि आपके पास क्या है कि जब हमें कहीं पर पार्टिकल चाहिए होता है, चार्ज पार्टिकल जो हाई एसिलरेटेड हो, तो वो इसी 1D ग्राफ जनरेटर से ही किया जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये आपका एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो मैं बीच बीच में आपके पास पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर रहा हूं, और पीवाईक्यू भी बेटा देखो बहुत सेलेक्टिव पीवाईक्यूज उठाए हुए हैं, जैसे मैंने 2014 से उठाया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत लिमिटेड पूछे जा रहे हैं और काफी सेम कंसेप्ट पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है वहां पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंसेप्ट से पूछ रहा है, कंसेप्ट एक ही है, बस घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। बेटा अगर आप इसे देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसके प्रोडक्शन के काम आता है बेटा, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है वो, और या तो वो इंड्यूस्ड आपकी किसको करता है, या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है बेटा। तो आंसर यहीं पर हो गया बेटा। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं जाना है बेटा,
आपकी सिर्फ नॉलेज, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस चीज के प्रोडक्शन के लिए होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। तो सीधे आप ऑप्शन ढूंढिए बेटा। क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इन द कॉइल, बिल्कुल गलत बेटा, रेजिस्टेंस नहीं करता है जनरेट। करंट इन द कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, बेटा देखिए जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसमें हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दिया हो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस कर रहा है, तो ईदर इट इज गिवन कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बोथ विल बी करेक्ट बेटा। कोई भी आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है, करंट इन अ कॉइल, बिल्कुल सही, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, बिल्कुल सही बात है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या कहूं मैं इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी बेटा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है बेटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ फोर्स एफ acting on an electric charge q in presence of an electromagnetic field moves the charge parallel to the magnetic field with velocity v, then f is equal to where e and b are electric field एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा देखो क्या किया जा रहा है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है, एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, किसके प्रेजेंस में बेटा, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कर रहा है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के लिए, यानी जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा होगा उस चार्ज पे, और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा होगा बेटा, जिसे हम कहते हैं बेटा, देखो जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं टोटल लॉरेंज फोर्स, जो आपके पास होता है F इज इक्वल्स टू QE प्लस Q V क्रॉस B बेटा, ये होता है आपके पास V क्रॉस B। लेकिन बेटा एक कंडीशन दी हुई है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बेटा विथ वेलोसिटी v। अभी अभी मैंने कहा कि अगर आपकी वेलोसिटी और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर है, क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो इन पर फोर्स कैसा लगेगा, शून्य लगेगा बेटा, जीरो लगेगा। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया बेटा। और आपके पास जो F है वो क्या आ गया, आपके पास जो F है वो इक्वल्स टू QE क्या आ गया, किसके आ गया, F इज इक्वल्स टू QE क्या आ गया, क्योंकि आपका वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BQV साइन थीटा हो जाएगा बेटा, और इसमें साइन थीटा वाला टर्म जीरो, तो आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। दैट इज वाई आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं बेटा। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, बेटा देखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना आपकी, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है बेटा, किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखिए बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, तभी तो उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपकी मोटर घूमती है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये तो गलत हो गया बेटा, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है, ये भी गलत हो गया बेटा। ये लास्ट हाई वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज भी गलत हो गया बेटा, ये तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का काम है, किसका काम है, ट्रांसफॉर्मर का काम है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम है ये वाला। अब देखिए एक ही ऑप्शन बच रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। बेटा देखिए ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही होती है, इन फॉर्म ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी ही प्रेजेंट होती है, मैकेनिकल एनर्जी ही प्रेजेंट होती है बेटा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हो सकता था कि आपको ऑप्शन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी दिया होता, लेकिन आपको मैकेनिकल एनर्जी दिया हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब भी यही है कि किसी चीज का मैकेनिक्स करना। ठीक हो गया? तो आपके पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को आप जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या आ गया है? एक न्यूमेरिकल आ गया बेटा, जो अगेन ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल है। और अब की बार आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बेटा? इसमें हाई वोल्टेज की बेटा, हाई वोल्टेज की लो करंट होती है, हाई वोल्टेज की लो करंट होती है। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में कन्वर्ट करता है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दूसरा आपको क्या दे रखा है? इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज इज 200 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है। इसका मतलब है कि आपके पास क्या दे रखा है? सीधी सीधी सी बात है, आपके पास क्या दे रखा है? वीपी यानी प्राइमरी का वोल्टेज कितना दे रखा है? 200 वोल्ट दे रखा है बेटा। उसके बाद एंड द आउटपुट वोल्टेज इज एन 5 वोल्ट, यानी आउटपुट वोल्टेज यानी वीएस क्या दे रखा है बेटा? आपको 5 वोल्ट दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है। द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, बेटा अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि एनएस इनटू आपके पास वीपी इज इक्वल्स टू एनपी इंटू वीएस था बेटा। ठीक है, एनपी इंटू वीएस था। आपको टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं? एनएस अपॉन एनपी कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा वीएस अपॉन वीपी आ जाएगा। वीएस कितना दे रखा है आपको बेटा? 5 दे रखा है। और वीपी कितना दे रखा है बेटा? 200 दे रखा है। इसको कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 1 5 और ये 40 टाइम हो जाएगा। यानी एनएस अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो एनपी रेशियो एनएस जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 40:1 आ रहा है बेटा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपके पास। देखिए बेटा, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। बहुत इजी सा फॉर्मूला है और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही पूछा जा रहा है स्टेप अप और स्टेप डाउन से। तो बहुत क्या कर लेंगे बेटा? इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेंगे सो दैट आप कोई क्वेश्चन इससे क्या ना करें, गलत ना करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जाते हैं बेटा। देखिए एक और आपके पास न्यूमेरिकल आ गया है कि कह रहा है कि एन ईएमएफ of 5 volt is produced by self inductance when the current changes at steady rate from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. The value of self inductance is, बेटा आपको क्या दे रखा है कि एक ईएमएफ दे रखा है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? एक सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं, इसकी वजह से। व्हेन करंट चेंजेस एट अ स्टडी रेट ऑफ, जब करंट कहां से कहां चेंज हो रही है बेटा? 3 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज हो रही है। कितने समय अंतराल में बेटा? डेल टी इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड, या आपके पास यानी 1 इंटू 10⁻³ -3 सेकेंड हो जाएगा बेटा आपके पास ये। ठीक है, तो आपके पास ईएमएफ क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है आपके पास 5 वोल्ट दे रखा है। अगर अब आपको क्या निकालना है? इंडक्टेंस निकालना है, यानी एल निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। बेटा देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि E इज इक्वल्स टू एल डेल आई ओवर डेल टी, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मुझे यहां से एल निकालना है, तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E अपॉन डेल आई ओवर डेल टी है आपके पास बेटा। देखिए एल इज इक्वल्स टू ई, आपके पास क्या है बेटा? ई आपको क्या दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है बेटा। तो ऊपर हम क्या रखेंगे? 5, नीचे डेल आई। डेल आई को अगर मैं निकालूंगा बेटा तो 3 - 2 आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और होल अपॉन आपके पास डेल टी कितना आ रहा है? 1 इंटू 10⁻³ आ रहा है बेटा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ आपके पास क्या आ जाएगा? ये हेनरी आ जाएगा। अगर आप एल को देखेंगे तो ये 10⁻³ मिली हो गया, तो यानी आ गया आपके पास 5 मिली हेनरी आ गया बेटा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर बेटा। बहुत इजी सा था, इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 10 जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जेट एरोप्लेन हैज टोटल विंग स्पैन ऑफ 60 मीटर एंड मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। इफ द अर्थ्स at magnetic field is 0.3 Gauss, then the potential difference between the wing tips of a jet aeroplane is। बेटा क्या दे रखा है, jet aeroplane has a total wing span of 60 मीटर, यानी आपको L जो दे रखा है वो 60 मीटर दे रखा है, एंड विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी दे रखी है वो 400 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है बी दे रखा है, वो दे रखा है 0.3 गॉस, और इसे एसआई में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं यानी टेस्ला में अगर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास एक गॉस कितने के बराबर होता है बेटा, एक गॉस होता है 10 की घात ऋण 4। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है। 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके विंग्स के जेट के बीच। बेटा देखो ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्म आपके पास क्या है, कंसेप्ट है। E इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, बी वी एल होता है फॉर्मूला। E इज इक्वल्स टू बी वी एल। बेटा सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। E इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। वी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 400 मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू क्या दे रखी है 60। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.72 वोल्ट बेटा, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। यहां पर हमारे पास क्या लगा है, यहां पर मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगा है। किसका फॉर्मूला है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। किसका है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारे पास बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट एंड अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। बेटा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे या जिससे ऊपर आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। और वो टेम्परेचर आपका क्या होता है बेटा, वो टेम्परेचर आपका होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पर आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टू कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल। बेटा कल ही मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके पास दो करंट कैरिंग वायर है वो सेम डायरेक्शन में अगर करंट को कैरी कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके पास जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आपके पास वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे ये वायर्स एक दूसरे को। ठीक है, और अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन मैंने कहा था अपोजिट होगी तो ये क्या करेंगे बेटा, आपका रिपेल करेंगे बेटा। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या कहा कि अगर करंट कैरिंग वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और अगर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो दे विल रिपेल ईच अदर। इसी वजह से आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार। जब आप क्या कर रहे हैं, एक बार आपके पास है उसे आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं किसी भी तरीके से। चाहे आप उसे नेचुरली कर रहे हो, लंबे समय तक रख रहे हो, इंडक्शन मेथड से कर रहे हो, चाहे आप आर्टिफिशियली कर रहे हो। तो ये बोल रहा है ओनली द आउटर लेयर ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज्ड। बेटा ऐसा नहीं होता है। ओनली द सरफेस ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ओनली द एंड्स ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज्ड, बिल्कुल नहीं। द एंटायर बल्क ऑफ बार गेट मैग्नेटाइज्ड, बिल्कुल बेटा पूरा का पूरा हर एक पार्ट उस बार का क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा बेटा। इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है, द कोर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इज लैमिनेटेड। बेटा देखो क्या किया जाता है, जो आपके ट्रांसफॉर्मर या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो होते हैं उनमें जो कोर यूज किया जाता है, कोर आपके पास जो है
सॉफ्ट आयरन की ओर अधिकतर यूज किया जाता है, तो वो लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड मतलब बिल्कुल पतला किया जाता है, उसे चपटे होते हैं आपके पास, एक ब्लॉक नहीं होता, पतले पतले से आपके पास क्या होते हैं, कोर होते हैं वहां पर। तो वो लेमिनेट क्यों किए जाते हैं बेटा, देखिए वो लेमिनेट बेटा इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आपकी क्या होती है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होती है अगर लेमिनेट नहीं किए जाए। एडी करंट्स बेटा क्या होती है आपके पास, कि जैसे ही आप क्या करते हो कि इसमें करंट डालते हो, जैसे ही आप ट्रांसफार्मर में आप करंट आप इनपुट दोगे, इनपुट से जाते ही आपके पास जो अंदर क्या होगा, जो कोर होगा, उस कोर, मान लो वो कोर ऐसा है, ऐसा होता है वो कोर, तो इसमें क्या करती है ना, एडी करंट्स बन जाती है, यानी करंट फ्लो करने लग जाती है इसके अंदर, किसकी वजह से, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के साथ। और ये करंट क्या करती है ना, हीटअप करती है, उन कोर को हीटअप कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है आपके पास। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए उसे क्या नहीं लिया गया, उस कोर को मोटा नहीं लिया गया, उसकी पतली पतली शीट्स ली गई है। पतली पतली शीट से क्या होगा, और इंसुलेशन कर दिया गया उनका, हर एक पतली पतली शीट का क्या गया, इंसुलेशन किया गया। यानी जो आपके पास लॉस हो रहा होगा, एडी करंट जो बन रही है वो स्मॉल अमाउंट में बन रही होगी और हीट का बहुत कम लॉस हो रहा होगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि टू रिड्यूस एडी करंट विच लॉस इन कोर, एडी करंट लॉस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए उनको लेमिनेट किया गया है बेटा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से एक स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है बेटा। देखो एक तो बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, या वीकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, या मैं कहूं फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो ये तो आपके पास क्या है, सही है पहला पहला स्टेटमेंट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, बेटा देखो ये डाउटफुल है, जबकि मैं कह रहा हूं हमने ये पढ़ा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम, बिकॉज दे कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो सबसे जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं और उनको परमानेंटली मैग्नेटाइज करना भी बहुत आसान होता है। तो ये स्टेटमेंट मुझे यहां पर गलत लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं है, जबकि उन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज करना पॉसिबल है बेटा। हाई ससेप्टेबिलिटी होती है बेटा उनकी उनकी जो होती है, कल हमने ये पढ़ा था, तो उन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अगला पढ़ते बेटा, इसे कंसीडर करेंगे हम, द डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अपोजिटली ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सही है बेटा। जो डोमेन्स होते हैं ना किसी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं बेटा, किस तरीके से, अपोजिटली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, यानी डायरेक्शंस उनकी क्या होती है, अपोजिट होती है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल बेटा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस तरीके से पैड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां, इस तरीके से, एक की क्या होती है आपके पास अप स्पिन होती है, डाउन स्पिन होती है, तो क्या कर देते हैं ये अपने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है बहुत वीक होती है, बहुत फीबल होती है बेटा। गेटिंग इट? तो आपका ऑप्शन एक ही इसमें जो गलत दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी है आपके पास, जो कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो ये था बेटा आपका इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन 2 से 4 मार्क्स को गेन, उन 2 से 4 क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपके अपकमिंग एनडीए 2023 में। तो बेटा इसी तरीके से अब हमारे क्या बचे हुए हैं, 2 चैप्टर्स हमारे पास बचे हुए हैं, जिनको हम आने वाले 2 दिनों में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी महामैराथन बेटा, जिसमें हम अपना पूरा साइंस का सेक्शन क्या करेंगे बेटा, एक मैराथन के रूप में आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम अपने सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे बेटा। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए पिछले 10 सालों में, उन सबको एक एक क्वेश्चन को धोएंगे बेटा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और साथ में आप उन वीडियोस को देखते रहिए और प्रीवियस वीडियोस को भी हमारी क्या करिए, सपोर्ट करिए, और उनको क्या करिए, बार बार देखिए, सो दैट आपके कंसेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल सॉलिड हो जाए, पक्के हो जाए और छप जाए आपके दिमाग में। तो बेटा देखते रहिए इन वीडियोस को और समझते रहिए इन कंसेप्ट्स को, और क्या काम है आपका, पढ़ते रहिए बेटा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।